रियल एस्टेट किस तरह से बदल रहा है, क्या बदलने की ज़रूरत है, पॉलिसीज़ किस तरह से सपोर्ट कर रही हैं और पॉलिसीज़ में क्या बदलाव की ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बात की जा सकती है। शेखर सर, आपसे ही शुरू करते हैं। स्पेसिफिक नासिक से शुरू करते हैं। किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आपने यहाँ पर देखी है और इस बार नासिक को ही क्यों चुना गया? अ, हर बार हम जो इमर्जिंग सिटी, मैं टीयर 2 टीयर 3 सिटी की जगह पे बोलना चाहूँगा, ये सब इमर्जिंग सिटीज़ है। तो जो बड़े शहर है, 10-12 शहर है, वो ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं और काफ़ी वहाँ पर पॉपुलेशन भी हो गया है, वहाँ पर इश्यूज़ भी है। तो लोग प्रेफ़र करते हैं टीयर 2 टीयर 3 सिटी। तो क्रेडाई में हम इनको इमर्जिंग सिटीज़ बोलते हैं और हर साल एक नया इमर्जिंग सिटी चूज़ करते हैं। तो नासिक इस बार चूज़ किया गया है एज ए इमर्जिंग सिटी ऑफ इंडिया। और नासिक में सब कुछ है। यहाँ पर काफ़ी सारा डेवलपमेंट पोटेंशियल है, लैंड अवेलेबल है और डेवलपर्स भी, यहाँ के लोकल डेवलपर्स भी काफ़ी अच्छे हैं। महाराष्ट्र का ओवरऑल जो डेवलपमेंट है, तो महाराष्ट्र में जो 4 बड़े सिटी है, नासिक इज़ वन ऑफ देम। तो नासिक का पोटेंशियल काफ़ी अच्छा है और अगले कुछ दिनों में काफ़ी अच्छा भी रहने वाला है। और ऐसे ही हम इंडिया में अलग-अलग शहरों में क्या-क्या पोटेंशियल है, तो वहाँ जाएँगे, वहाँ से इंडिया के सब डेवलपर्स आएँगे, देखेंगे तो पोटेंशियल पता चलेगा। हुँ। इसीलिए ये टियर 2 सिटी को हम चूज़ करते हैं एज़ ये हमारे एनआईएस के इवेंट के लिए। बिल्कुल। आम तौर पर जिन देशों का आपने ज़िक्र किया, वहाँ पहले इंफ्रास्ट्रक्चर पहुँचता है, रियल एस्टेट बाद में पहुँचता है। तो ये जो पॉलिसी का डेवलपर के साथ कंधे से कंधा मिलाने में जो पॉलिसी थोड़ा पीछे होती हुई दिख रही है, उसको कैसे आगे लाएँगे? उस पॉलिसी सपोर्ट कैसे मिलेगा? नहीं, आप देखो, पिछले 10 साल में इंडिया का जिस पेस से ग्रोथ हो रहा है, तो उसका मेन रीज़न है कि गवर्नमेंट का फोकस है ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। डेवलपर का डेवलपमेंट पे थ्रस्ट, और ये दोनों का कॉम्बिनेशन से मार्केट में एक डिमांड क्रिएट होती है। यानी आज कोई कस्टमर है, वो कुछ छोटी चीज़ खरीदने, टीवी खरीदने जाएगा तो वो 20,000 का टीवी लेगा। पर 80% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन का जो मेन एस्टेट है, वो मेन उसका वेल्थ है, वो रियल एस्टेट में है। बिल्कुल। सपोज 50 लाख की प्रोडक्ट परचेज की, हुँ। तो वो 50 लाख में से डेवलपर 40 लाख तो चीज़ें खरीदने में, यानी सीमेंट खरीदा, स्टील खरीदा, जमीन खरीदी, वो सब चीज़ों में, और गवर्नमेंट टैक्सेस में एग्ज़ैक्टली। ये होता है डिस्ट्रीब्यूट। तो वो पैसा ग्राउंड लेवल पे जाता है। हुँ। तो एक ही इन्वेस्टमेंट में वो 50 लाख का शॉपिंग करता है, राइट। एक ही धक्के में। तो कास्केडिंग इफेक्ट रियल एस्टेट की बड़ी है, इसीलिए जब भी आप पिछले 50 साल का डेटा इंडिया का देख लोगे, तो जब जब इंडिया का रियल एस्टेट अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा, तब इंडिया का जीडीपी अच्छा कर रहा होगा। ज़ाहिर तौर पर रियल एस्टेट के लिए बहुत अच्छा समय है। एक अंतिम सवाल से ख़त्म करने की कोशिश करूँगा सर, कि पॉलिसी की हम बात करते हैं। अभी पॉलिसी से आप लोग कितना खुश हैं? क्योंकि अगर आपने अभी बात की कॉस्ट की, तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट काफ़ी बढ़ी हुई है। आप जब टैक्स की बात करते हैं, जीएसटी की बात करते हैं, तो सीमेंट पर, स्टील पर भारी भरकम टैक्स है। क्या रियल एस्टेट थोड़ा सस्ता हो सकता है, लोगों के और बजट में आ सकता है? दूसरी चीज़, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के अलावा और भी तमाम तरह की कॉस्ट होती हैं, जो उसकी रियल एस्टेट की जो ओवरऑल कॉस्ट को है, उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं। क्या कोई गुंजाइश आपको दिखती है किसी वजह से, पॉलिसी सपोर्ट से या किसी भी वजह से, जिससे थोड़ा-सा घर हाथ में आ जाएँ उन लोगों के जो नहीं ले पा रहे हैं? अ, जैसे हमने पहले भी डिस्कशन किया कि रियल एस्टेट के कॉस्ट को कंट्रोल करना है, तो आपको लैंड का सप्लाई बढ़ाना पड़ेगा, और लैंड का सप्लाई बढ़ाना है तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ेगा। यानी बॉम्बे से मैं 50 किलोमीटर दूर जाके रहूं और बॉम्बे में काम करने के लिए मैं 20 मिनट में पहुंच सकूं, उसके लिए मुझे एक अच्छा रोड चाहिए, अच्छा मेट्रो रेल चाहिए, और वहाँ बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, बेटर हेल्थ केयर, बेटर स्कूलिंग, बेटर एजुकेशन हम लाए, तो लोग वहाँ रहना भी प्रीफर करेंगे। क्योंकि बॉम्बे में जो घर उसको 5 करोड़ में गिरेगा, वही घर उसको वहाँ 50 लाख में मिलेगा। तो इस तरह से कॉस्ट को हम, जहाँ एक्चुअली जो कॉस्ट आज जहाँ चल रहा है उसको कम नहीं कर सकते, पर जो नया बनने वाला है एग्ज़ैक्टली। वहाँ पर कम कॉस्ट में सप्लाई कर सकते हैं।